प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे संयोजन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संयोजन के सिद्धांत, जिसमें हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में सहयोग और सामंजस्य 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं और हमारा तीसरा संतुलन और प्रभाविता आज की क्लास में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मित्रों मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाला है। और आप लोग निरंतर जो है अध्ययन करते रहिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए, जिससे आप लोग का जो कंटेंट है आप सभी लोग को समझ में आए और जिससे स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो मित्रों इसी तरीके से आप लोग सहयोग करते रहिए, क्लास को विस्तार देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए मित्रों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को नए नए कंटेंट, नए नए अच्छे वीडियो परीक्षा से संबंधित आप लोग को मैं देता रहूं। बस इतना ही आपका सहयोग चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे, देर ना करते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे संतुलन के बारे में जानेंगे। संतुलन या बैलेंस क्या होता है मित्रों? जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे चित्र में संतुलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, संतुलन का बहुत अति आवश्यक होता है। चित्रों में संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे चित्रों में संतुलन बैलेंस ना हो तो हमारा चित्र अपूर्ण होता है, हमारा चित्र अव्यवस्थित होता है, सुंदर नहीं होता, जिससे हमारे चित्रों में सत्यम स्वयं सुंदरम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अर्थात इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलाकार, चित्रकार अपने चित्र को संयोजित करते समय चित्रों में संतुलन करने के लिए वो प्रयास करता है, अर्थात व्यवस्थित रूप से उन सभी तत्वों को रखता है। जैसे हमारा पहला पॉइंट है, संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है। संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार कला सृजन के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं या व्यवस्थित होता है, जिसका भार आकर्षण और समस्त चित्रतल पर समान रूप से विस्तृत या संतुलित बना रहता है, वितरित या संतुलित बना रहता है। जैसे कहने का तात्पर्य है, चित्र बनाने का प्रयास किया हूँ, छोटा सा चित्र है, इसमें संतुलन दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो बैलेंस इसमें देखिए, ये आगे आपको वृक्ष दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और इसके ठीक पीछे पहाड़ियाँ हैं और उसके पहाड़ियाँ के पहले जो है ग्राउंड है, मैदान है और पीछे आकाश दिख रहा है, आकाश में चिड़ियाँ उड़ती हुई दिख रही। अर्थात कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से चित्रकार जो है संतुलन दिखाने का प्रयास करता है, जिससे चित्र बैलेंस में बना रहे। अर्थात चित्र में संतुलन होना परम आवश्यक है, बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे हमारा चित्र जो है आकर्षण दिखता है। इसी क्रम में नेक्स्ट जानेंगे। इस प्रकार संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनावश्यक रूप से केंद्रित होने से बचाना होता है। कहने का तात्पर्य होता है मित्रों, संतुलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है आकर्षण दिखाना होता है, या संतुलन का जो उद्देश्य होता है आकर्षण दिखाना होता है। अर्थात चित्र में जो अनावश्यक रूप से जो केंद्रीकृत होने से बचाया जाता है, अर्थात जो अनावश्यक रूप होते हैं अर्थात चित्र होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट है, संतुलन 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात संतुलन 2 प्रकार का होता है। जैसे संतुलन पहला हमारा है सम संतुलन। सम संतुलन जिसे कहा जाता है औपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। सम संतुलन को औपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। नंबर 2 है असम संतुलन, जिसे अनौपचारिक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सम संतुलन क्या है? सम संतुलन मित्रों हमारे चित्रों में संतुलन का होना
परम आवश्यक होता है और संतुलन ही हमारे चित्र को केंद्र बिंदु होता है, अर्थात संतुलन ही हमारे चित्र को आकर्षक बनाता है, सुंदर बनाता है, या उसमें जो है व्यवस्थित करता है हमारे चित्रों को। जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। इस प्रकार से संतुलन वाले चित्र अधिक प्रभावशाली नहीं होते। कहने का तात्पर्य होता है जब दो समान होते हैं, जैसे वर्ग है, आयत है, एक आयत के पास यदि एक आयत या वर्गाकार कोई चीज़ होता है तो समान भार का होता है, अर्थात उसे औपचारिक संतुलन कहा जाता है, जिसके कारण इसमें जो है उतना प्रभावशाली चित्र नहीं बन पाता है, या संतुलन का जो चित्र अधिक प्रभावशाली नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग साड़ी का किनारा या अल्पना बनाते हैं तो उसमें हमारे जो भी पार्ट होते हैं हम लोग गोला प्रकार के द्वारा या इसमें स्केल पटरी के द्वारा, चांदे के द्वारा, उसमें हम जो भी सारी आकृतियाँ बनाते हैं वो सम संतुलन के अंतर्गत आता है, अर्थात सम संतुलन के अंतर्गत आता है या औपचारिक संतुलन होता है, जिसमें वर्ग, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त के रूप में दिखाई देता है। ये प्रभावशाली चित्र नहीं होता है, ये जो है सम संतुलन कहा जाता है, अर्थात हम किसी न किसी माध्यम से इसको बनाते हैं। अर्थात सम संतुलन में चित्रों के प्रति उतना आकर्षण नहीं होता है जितना जो है अनौपचारिक संतुलन में होता है। जैसे दूसरा है अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन को ही असम संतुलन कहा जाता है। जब आसमान भार या आकर्षण केंद्र से आसमान दूरी पर रहकर भी संतुलित रहता है तो इसे अनौपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है जैसे आसमान भार, ये पुष्प है, ये इसकी कली है, ये पुष्प है, ये इसकी कली है, आसमान भार है, समान भार नहीं है, अर्थात आकर्षण का केंद्र होता है आसमान दूरी से रहकर भी संतुलित रहता है, अर्थात इसे अनौपचारिक भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, एक पौधा होता है, एक पौधे में आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़े भी फल लगते हैं, छोटे भी फल लगते हैं, या बड़े पुष्प लगते हैं, छोटे पुष्प होते हैं, या टहनियाँ उसके बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, जो भी सारी चीज़ें में असमानताएं होते हैं लेकिन संतुलन बने रहते हैं, अर्थात उसके जो संतुलन होते हैं वो बने रहते हैं, जिससे उसका महत्व होता है, वो आकर्षण होता है, वो सुंदर होता है, जिसमें सत्यम स्वयं सुंदरम की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है इसमें अधिक भार केंद्र के समीप या पास तथा कम भार से दूर होना चाहिए, कम भार को दूर होना चाहिए, अर्थात जब कोई आकृति किसी आकृति से आधी होती है तो वह केंद्र से लगभग दोगुनी दूरी पर होती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, ये हमारा चित्र है, चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। ये हमारे पास में है, अर्थात पास के चित्र जो ये अधिक भार वाला है चित्र है, एक गोला है, बड़ा सा गोला है, अधिक भार लिया हुआ है, ये उसके आधे भार लिया हुआ है, उसके आधे भार लिया है, अर्थात दोनों को संतुलित करने के लिए हम संतुलन में करने के लिए हम अर्थात इस गोले से दुगना केंद्र से दुगने दूरी पर हम उसको रखेंगे, जिससे हमारा संतुलन बना रहता है। अर्थात ऐसे चित्रों में आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी चित्र होता है, लैंडस्केप होता है, तो उसमें पास के जो पेड़ होते हैं या वस्तुएं होते हैं या मकान होते हैं या कोई पशु आकृति होता है, जानवर, कोई भी चीज़ें होता है, तो उस चित्र में जो पास के चित्र होते हैं उसको जो है बड़ा दिखाया जाता है, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको छोटा दिखाया जाता है, जिससे हमारे चित्रों में जो है संतुलन बना रहता है, अर्थात उसको दो गुना दूरी या दुगनी दूरी पे दिखाया जाता है।
इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है रंग, वर्ण या रंग के द्वारा संतुलन प्रतिपादित करना या स्थापित करना। मित्रों, रंगों के द्वारा भी संतुलन स्थापित किया जाता है। जैसे पॉइंट नंबर हमारा है पहला, किसी भी चित्र में रंग के बड़े क्षेत्र का भार शांत होना चाहिए, जबकि छोटे क्षेत्रों में रंग का विरोधाभास अथवा तेज गर्म रंग रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जब चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो चित्रकार चित्र बनाते समय विभिन्न तत्वों के बारे में ध्यान में रखकर वो कार्य करता है, नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। यदि उसके चित्र में धरातल है, आकाश है या उसका मुख्य चित्र है, तो सर्वप्रथम वो बड़े जो है उसका जो धरातल होता है, बड़ा जो उसका क्षेत्र होता है, उसे शांत रंग से या ब्लर कलर से या जो है डार्क कलर से वो बहुत हल्के कलर से रंगने का प्रयास करता है। जबकि छोटे क्षेत्रों में जो रंग लगाए जाते हैं विरोधाभास होते हैं, ठीक उसके विपरीत होते हैं, अर्थात वहाँ तेज या गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए या किया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो हमारे चित्र होते हैं, जो मुख्य चित्र होता है उसे हम लोग गर्म रंग से दिखाने का प्रयास करते हैं या उसे तेज रंग से दिखाने का प्रयास करते हैं या डार्क कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा चित्र उभर कर वो आए। हमारा जो पीछे का जो ग्राउंड होता है हम लोग उसे ब्लर कलर से या हल्के कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारा है चित्र के विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए तथा छोटे क्षेत्र में गर्म रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्म रंग का दृश्यगत भार और तरंगत अधिक होता है, जिसके कारण देखने वाले दर्शक को मुख्य चित्र सबसे पहले दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य मित्रों, चित्रकार जब भी रंगत करता है या रंगने का कार्य करता है तो जो विस्तृत क्षेत्र होता है, जो सबसे बड़ा धरातल में सबसे ज़्यादा स्पेस लिया होता है, क्षेत्र होता है, तो उस पे जो है ठंडे रंग या शांत रंग लगाने का प्रयास करता है। और छोटे जो चित्र उसके होते हैं, छोटे जो उसके क्षेत्र होते हैं, उस पे गर्म रंग जैसे लाल, पीला और डार्क कलर लगाने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से दृश्यगत भार और तरंगत अधिक होता है, जिसके कारण दर्शक देखता है तो सर्वप्रथम उसे मुख्य चित्र ही पहले दिखाई देता है। जैसे आकाश में सर्वप्रथम सूरज मॉर्निंग में निकलता है, सुबह में निकलता है तो एक लाली लिए होता है, तो उस लाली को देखने के बाद हमें हमारा जो है वो हमारे जो है दृश्य को प्रभावित करता है, अर्थात हमारे तरफ वो आकर्षित करता है, हमें प्रभावित करता है, अर्थात उसी को कहा जाता है कि तरंगत लिए अधिक होता है। अर्थात ये रंग की जो भार जो है क्षमता अधिक होती है, अर्थात तरंगत अधिक होता है इसमें, जो हमें प्रभावित करता है। आकाश में सबसे पहले हमें सूरज ही दिखाई देता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है गर्म वर्ण या रंग। गर्म रंग को देखने से हमारी आँखों व दृश्य को जल्दी ही थकान या अनुभव होने लगता है, इसलिए इसको देखने से हमारे दृश्य को थकान ना हो, इसलिए हम छोटे क्षेत्रों में गर्म रंग का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें छोटी वस्तु भी दिखाई देने लगती है। कहने का तात्पर्य मित्रों, गर्म रंग का हम प्रयोग करते हैं छोटे चित्रों में, इसलिए प्रयोग करते हैं जिसके कारण हमें आसानी से वो चित्र दिखाई दे और हम उसे देख पाएँ या हम दर्शक देख सकें। अर्थात ठंडे रंग का प्रयोग बड़े क्षेत्रों में इसलिए किया जाता है जिससे हमारे नेत्रों को थकान ना महसूस करे या हमें देखने में कोई कष्ट ना महसूस हो, या जो है आसानी से दिखाई दे। जैसे आपको दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर दिखाया गया है या ब्लू कलर, नीला कलर दिखाया गया, तो ये नीले कलर ठंडे का प्रतीक है। आप लोग को मालूम होगा लाल कलर जो है गर्म रंग है, अर्थात ये उष्ण का प्रतीक है, तो जिसे हमें लाल रंग वो सबसे पहले दिखाई देता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं लिखा जाता है बीच में, यदि लाल रंग से या पीले रंग से लिख दिया जाता है तो सबसे पहले हमें वो दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो है
तरंगत सबसे अधिक होती हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन हो गया है। दूसरे वीडियो में हमारा संतुलन। चौथा पॉइंट हमारा प्रभाविता। प्रभाविता के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रभाविता क्या है, जिसे इंग्लिश में डोमिनेंस कहा जाता है। मित्रों, प्रभाविता के बारे में हम जानेंगे विस्तृत। चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से होता है जिसके द्वारा दृश्य संयोजन के सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण तत्वों पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के कार्यक्रमानुसार दृश्य चित्र के अन्य तत्वों पर पड़ती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो हमारा चित्र है, जो हमारा चित्र होता है, तो सर्वप्रथम हमारा जो चित्र होता है उसमें जो मुख्य चित्र होते हैं, तो प्रभाविता का अर्थ होता है कि मुख्य चित्र को एक आकर्षण बनाया जाए, एक प्रभावशाली बनाया जाए, जिससे दर्शक का सर्वप्रथम जो दृश्य पड़े उसी पे पड़े, पहले पे ही पड़े, और इसके बाद जो उसके सहयोगी के रूप में गौड़ चित्र बनाए जाते हैं क्रमशः, उसके बाद में उस पर उनका चित्र पर दृश्य पड़े। तो कहने का तात्पर्य है दोनों में अंतर दिखाया जाता है, और ये प्रभाविता चित्रकला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि चित्रों में प्रभाविता का जो है प्रयोग ना हो या उसमें इसका जो संयोजन ना हो तो हमारा चित्र जो है महत्वपूर्ण नहीं रहता है, हमारा चित्र जो है वो आकर्षण नहीं होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, अर्थात उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नहीं होती या उसमें स्पष्टीकरण नहीं होता है। जैसे किसी चित्र में गुरु और शिष्य को दिखाया गया है, दोनों के बीच में जो अंतर दिखाया जाता है प्रभाविता उत्पन्न करता है। दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो प्रभाविता को उत्पन्न करता है, अर्थात जो गुरु का आचरण होता है, जो गुरु का व्यवहार होता है, जो उनकी लंबाई चौड़ाई, वेशभूषा, बोलचाल, उठना बैठना, जो सारे उनके क्रियाकलाप होते हैं वो शिष्य से अलग होता है, भिन्न होता है, अर्थात उसी को कहा जाता है कि प्रभाविता उत्पन्न करना। अर्थात किसी विद्यालय में यदि आप जाएंगे तो आप देखने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन शिष्य हैं, कौन शिक्षक या कौन गुरु हैं, अर्थात उनके बोलचाल, उनके भाषा शैली से ही सारे चीज़ से आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये गुरु है, ये शिष्य हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट जानेंगे। जब चित्र की रचना में दृश्यगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वह प्रभाविता को सिद्धांत के रूप में प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य होता है मित्रों, जब चित्र में रचना करते समय दृश्यगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वह प्रभाविता के सिद्धांतों के रूप में प्रयोग होता है या दिखाई देता है। जैसे अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र बने हैं। जैसा कि आप लोग ने वीडियो देखा होगा, अजंता के बारे में आप लोग ने पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे। तो मित्रों, या जो लोग नहीं पढ़े हैं, हमारे जो है चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, अजंता से संबंधित संपूर्ण जो है रखा गया है प्रश्नों को, संपूर्ण जो है विस्तृत क्लास से दी गई है। तो वहाँ पे आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग लिंक को ओपन करके आप लोग देख लीजिए। तो जानेंगे अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र बने हैं। इस चित्र में भगवान बुद्ध को बड़ा तथा मुख्य आकृति के रूप में बनाया गया है और अन्य आकृतियों को गौड़ चित्र के रूप में छोटा चित्र बनाया गया। कहने का तात्पर्य है मित्रों, प्रभाविता में प्रभाव दिखाना, अर्थात किसी चीज़ को एक मुख्य प्रभाव दिखाना या उसको जो है हाईलाइट करना, दिखाना। जैसे भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, भगवान बुद्ध हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और उनके सामने कुछ लोग बैठे हैं, शिष्य लोग बैठे हैं। उनके चित्र जो आपको बिंदी के रूप में, गोले के रूप में दिखाई दे रहा है, जो बहुत छोटे छोटे दिखाई रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो अर्थात सर्वप्रथम जब दर्शक देखता है तो उस मुख्य आकृति पे जो है दर्शक का दृष्टि जाता है। जैसे भगवान बुद्ध बैठे हैं, ये पहले कि ये क्या है, इस पे जाता है तो सामने जाता है। अर्थात इस चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए या व्यवस्थित बनाने के लिए और गौड़ चित्र का जो है आवश्यकता होती है, जो उनको शिष्यों को भी दिखाया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है। यदि उनके शिष्यों को ना दिखाया जाए तो ये नहीं स्पष्ट होगा कि ये गुरु है, कि साधु हैं, महात्मा हैं। अर्थात उनके शिष्यों को भी जब दिखा दिया जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये गुरु और ये शिष्य हैं।
ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, इसी प्रकार अजंता की गुफा संख्या 17 में बने चित्र माता पुत्र यशोधरा की भिक्षा, राहुल समर्पण, भिक्षुक के रूप में भगवान बुद्ध को बड़े चित्र के रूप में, और वहीं राहुल और उनकी माता यशोधरा को छोटे चित्र के रूप में बनाया गया। कहने का तात्पर्य है मित्रों, ठीक अजंता गुफा एक के समान ही गुफा संख्या 17 में भी प्रभावता के नियम को दिखाया गया है, अर्थात उस चीज़ को दिखाया गया है कि अजंता के गुफा संख्या 17 में जो माता पुत्र का चित्र बना है, अर्थात यशोधरा की जो भिक्षा का चित्र बना है, राहुल समर्पण का जो चित्र बना है, अर्थात इसमें भिक्षुक के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, और इनका जो चित्र बना है यशोधरा या राहुल से कई गुना जो है अधिक दिखाया गया है, बड़ा दिखाया गया है, अलग दिखाया गया है, अर्थात राहुल और उनकी माता यशोधरा को छोटे चित्र के रूप में दिखाया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि भगवान बुद्ध जी भिक्षा मांग रहे हैं और उनकी जो पत्नी जो है यशोधरा है वो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ दे रही है, और साथ में ये भी भाव प्रकट कर रही हैं कि उनका जो पुत्र राहुल है वो पीछे खड़े हैं, अर्थात ये भी है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, यही है, और आप जो है अपने पुत्र को भी, राहुल को भी वो भिक्षा के रूप में, दान के रूप में उन्हें भेंट करने का प्रयास कर रही हैं। अर्थात ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो मित्रों, मुझे लग रहा है कि आप लोग को प्रभावता के नियम को समझ में आ गया होगा, डोमिनेशन क्या है अर्थात स्पष्ट हो गया होगा। मेरा प्रयास है कि विभिन्न चित्रों के माध्यम से आपको कंटेंट देता रहूं, जिससे आपका जो है कन्फ्यूजिंग दूरी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी हमारा वीडियो मिल सके, जिससे उनका भी लाभ हो सके, उनका भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि निरंतर आप लोग को मैं इसी तरीके से वीडियो देता रहूँगा। आप लोग के परीक्षा में सहयोग मिलेगा, बल मिलेगा और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सारे परीक्षा से संबंधित मैं आप लोग को नोट्स वीडियो इसी तरीके से देता रहूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं पे समापन। हमारा नेक्स्ट क्लास जो रहेगा प्रवाह रहेगा। तीसरा वीडियो में प्रवाह और प्रमाण पढ़ेंगे। आप लोग तब तक वेट करिए।